लोकतंत्र भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार के अंतर्गत इस अंक में लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा कि आजकल। प्लेटो के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र शब्द घृणित व निंदनीय ही रहा है। प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ से लोकतंत्र शासन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। आज तो लोकतंत्र शासन का श्रेष्ठतम रूप बन गया है। लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। जैसा कि इस विवरण से विदित है कि लोकतंत्र प्रारंभ में अर्थात प्लेटो और अरस्तु के समय में इतनी लोकप्रिय शासन प्रणाली नहीं रही है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्लेटो के गुरु सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। लेकिन वर्तमान में 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है, क्योंकि इसमें संप्रभुता जनता में निवास करती है। जनता का शासन पर नियंत्रण होता है और जनता पूरी संप्रभुता का, राज्य की संप्रभुता का उपभोग करती है। इस प्रणाली में तात्पर्य यह है कि जनता के शोषण की संभावना कम रहती है। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा। लोकतंत्र के अर्थ पर सर्वाधिक मतभेद है। कुछ विद्वान इसे आडंबर में व्यवस्था कहते थे, तो कुछ इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं। सार्टोरी लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात सार्टोरी लोकतंत्र को एक आडंबर के रूप में परिभाषित करते हैं और कहते हैं इस शासन प्रणाली का कोई अस्तित्व नहीं है। लावेल कहते हैं लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है। शीले कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। हंसा कहते हैं कि लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समस्त रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम निर्णय नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र सरकार स्थापित की जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है, अपितु वह सरकार को नियुक्त करने
उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि भी है। हर नाशा की परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ, अर्थात डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी का शब्द है डेमोक्रेसी, जिसका तात्पर्य हिंदी अनुवाद प्रजातंत्र या लोकतंत्र। यह ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस, जिसका अर्थ होता है जनता, और क्रेटिया, क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार डेमोस क्रेटिया अर्थात जनता की शक्ति, या से तात्पर्य जनता की शक्ति को डेमोक्रेसी कहा गया। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन की एक प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। सर्वप्रथम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ने आधुनिक लोकतांत्रिक शासन एवं व्यवस्था की शुरुआत की। तत्पश्चात अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांति 1776 तथा फ्रांस की लोकतांत्रिक क्रांति 1789 ने इसे सही मायने में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक काल में केवल शासन का एक रूप, लोकतंत्र को शासन का एक रूप ही नहीं माना जाता है, अभी तो उसके अनेक अर्थ भी किए जाते हैं। वंश के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसके साथ कुछ भावनात्मक अर्थ जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से और इन रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। लोकतंत्र के विभिन्न रूप, हम लोकतंत्र के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। व्यक्तिवादी लोकतंत्र से तात्पर्य जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिक से अधिक दी जाए। व्यक्तिवादी विचारधारा इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि व्यक्ति अपने हित के बारे में जितना अच्छा जानता है, दूसरा व्यक्ति उतना नहीं जानता, उसे अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जाए। और व्यक्तिवादी लोकतंत्र फिर पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि वह अधिकाधिक स्वतंत्रता से अधिकाधिक धन संग्रह करता है और धन संग्रह से पूंजीपति बन जाता है। लेकिन आधुनिक काल में इसको उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, अर्थात यह आर्थिक और सामाजिक समानता पर ध्यान देता है। तो आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और मार्क्सवादी से पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता होती है, इसलिए वह जितना चाहे धन संग्रह कर सकता है और व्यक्ति राजनीतिक लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र में बदल जाता है, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है,
राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा यह मानती है कि प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदमुक्त करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक लोकतंत्र में कानूनी प्रभुसत्ता से तात्पर्य सरकार की सत्ता है और राजनीतिक संप्रभुता से तात्पर्य जनता की सत्ता है। तो इसमें कानूनी संप्रभुता अर्थात सरकार की सत्ता पर जनता की सत्ता का आधिपत्य होता है, ये मानिए। संक्षेप में ये दोनों राजनीतिक प्रभुसत्ता और मतलब राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता का नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ता अर्थात सरकार को जो सत्ता मिलती है लोकतंत्र में जनता द्वारा मिलती है। सरकार को जनता की इच्छा अनुसार कार्य करना होता है। यदि सरकार जनता की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करे तो जनता उसे शासन से हटा सकती है। इसलिए डाइसी ने कहा है कि विधि वेत्ता जिस प्रभु सत्ताधारी को मान्यता देता है, मतलब कानून जिस सरकार को मान्यता देता है, उसके पीछे एक दूसरा प्रभु सत्ताधारी छिपा रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभु सत्ताधारी को झुकना पड़ता है। तो डाइसी की इस परिभाषा से तात्पर्य है कि सरकार के ऊपर जनता की सत्ता अर्थात राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण होता है। राजनीतिक लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोक या शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी फिर दो प्रकार के होते हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र को हम समझते हैं। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है, सोशल डेमोक्रेसी। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है सामाजिक समानता की भावना। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हर्नशा ने सामाजिक लोकतंत्र के लिए कहा है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। इस प्रकार सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक समानता की अवधारणा पर आधारित है। ये दो बातों पर आधारित है। पहला, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक
प्रगति के समान अवसर दिलाए जाएं। तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। आर्थिक लोकतंत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला, व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र। व्यक्तिवादी विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के रूप में आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना की है। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि राज्य को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिवादियों ने अपने आर्थिक लोकतंत्र संबंधी विचारों के द्वारा जहां व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया है, वहाँ ही उसकी आर्थिक समानता की पूर्ण उपेक्षा की है। इसका परिणाम यह हुआ कि पूंजीपति वर्ग ने समाज की आर्थिक शक्ति पर अधिकार जमा लिया। जैसे मैंने आपको राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत बताया था, वैसे ही आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र अर्थात वह लोकतंत्र जिसमें व्यक्तिवादी अवधारणा को अपनाया जाता है। व्यक्तिवादी अवधारणा इस तथ्य पर आधारित होती है कि व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जाए आर्थिक क्षेत्र में। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति पूंजीपति होता चला जाता है, कुछ व्यक्ति, और कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन संग्रह हो जाता है, जिसको मार्क्सवादी फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानते हैं। दूसरा है मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है पूंजीवाद का नाश और आर्थिक समानता की स्थापना। यह व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता नहीं देता, ये आर्थिक समानता की स्थापना चाहता है। आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए उत्पादन व वितरण के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना की जानी चाहिए। यह अवधारणा आर्थिक उत्पादन के साधनों को अलग अलग व्यक्तियों को देने के पक्ष में नहीं है, ये समाज के नियंत्रण में रखना चाहती है। उसका मत है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। मार्क्सवादी विचारधारा आर्थिक विचारधारा है और वह आर्थिक समानता की स्थापना चाहती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उत्पादन के साधनों पर उत्पादन और वितरण राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अधिकाधिक आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, क्योंकि ये विचारधारा इस विचार पर आधारित है कि धन संग्रह शोषण का कारण है और ये शोषण समाप्त करना चाहती है। तीसरा है उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र से की ज़्यादा परिष्कृत विचारधारा है। जहाँ व्यक्तिवादी लोकतंत्र पूंजीवाद में बदल जाता है, वहाँ उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अर्थात उदारवादियों के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी सिद्धांत का पालन। राज्य को तीव्र आर्थिक विषमता को यथासंभव सीमित करना चाहिए और निर्धन वर्ग को रोजगार की गारंटी देनी चाहिए तथा उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। अपने इन विचारों के कारण वर्तमान काल में उदारवादियों को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है और इस रूप में उनके आर्थिक लोकतंत्र संबंधी विचार
पर्याप्त मात्रा में लोकप्रिय भी हैं। चौथा प्रकार है लोकतंत्र का नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वान लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे अर्थात बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। भाईचारे का सरल अर्थ यही है कि एक व्यक्ति अन्यों से भिन्न नहीं है, अपितु व्यक्ति परस्पर समान होते हैं। अतः एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के सुख का साधन नहीं माना जा सकता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना साध्य होता है। नैतिक लोकतंत्रवादियों के अनुसार व्यक्ति के जीवन का साध्य है नैतिक दृष्टि से अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ वैसा ही न्यायपूर्ण व्यवहार करे जैसा वह अन्यों से अपने प्रति चाहता है। व्यवहार में यह तभी संभव है जब व्यक्तियों के बीच प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, परोपकार आदि सद्गुणों वाले संबंध हो। ऐसे आचरण वाले व्यक्तियों से बने समाज में ही व्यक्ति वास्तविक अर्थ में समान व स्वतंत्र भी हो सकता है। नैतिक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत है, जिसका सरल अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र एवं आदरणीय होता है, फिर चाहे उसका धर्म, नस्ल, भाषा, जाति, लिंग, राष्ट्र आदि कुछ भी हो। उदारवादियों में जे.एस. मिल ने तथा उदार आदर्शवादियों में इमैनुअल कांट तथा टी.एच. ग्रीन ने नैतिक लोकतंत्र का सर्वाधिक समर्थन किया है। तो नैतिक लोकतंत्र मानव मूल्यों पर आधारित होता है। मानव मूल्य जो आत्मा के गुण हैं, जिन्हें प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, मैत्री, परोपकार आदि कहते हैं, यदि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में संबंध इन मानव मूल्यों पर होंगे तो लोकतंत्र का जो आदर्श रूप है, आर्थिक समानता की स्थापना, राजनीतिक समानता की स्थापना, न्याय की स्थापना, वो अपने आप हो जाएगी और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।